Hello and Assalamualaikum. This is Tessie Nazar and welcome back to my channel. So today we are going to discuss about another topic that's of principle of management, managing teams. That what are teams and how we are supposed to manage them. So let's proceed towards topic. So these are our learning outcomes from this chapter. What is group development. We'll cover all these stages of group development. That's very important aspect. ये अभी सिर्फ मैनेजमेंट में नहीं, तुम लोग आगे जब HR के कोर्सेज पढ़ोगे, मार्केटिंग के कोर्सेज पढ़ोगे, when you will go through different supply chain courses, ये जो एस्पेक्ट्स हम अभी पढ़ेंगे, they are being implemented everywhere. Even in finance में भी जब हम क्लस्टरिंग के जो कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, उसमें ये कॉन्सेप्ट्स आर added in that. Group performance, satisfaction, what's the difference between group process, their performance, their satisfaction, what's a team effective team होती क्या है, क्योंकि बहुत बेसिक है, बहुत जेनेरिक है, सबको पता है वैसे होता क्या है, लेकिन we'll discuss in detail कि effective team organization में या किसी भी work place में, even मैं for example मेरी अपनी कोई शॉप है, मेरी अपना कोई बिजनेस है, मैं ऑनलाइन बिजनेस कर रही हूँ, मेरे अंडर जो लोग काम करें, मेरे co-workers हैं, मेरे colleagues हैं, so how I'm going to manage current challenges. आजकल you know what's like the situation. So आजकल की टाइम पे हमें किस तरह की अब ऑनलाइन की तरफ हम जा रहे हैं ड्यू टू द सिचुएशन. तो ऑनलाइन में क्या चीजें हमें मैनेज करनी पड़ती हैं. ग्लोबली अगर हमारी कोई टीम है या ग्लोबल अगर हमारा फॉर एग्जांपल बिजनेस है, तो मुझे उसको अगर नेशनल लेवल पे भी अगर फॉर एग्जांपल इट्स नॉट इन जस्ट वन सिटी, इट्स इन मल्टीपल सिटीज. अगेन नेशनल लेवल पे भी आई हैव टू मैनेज डिफरेंट पीपल, हमारे को-वर्कर्स, क्या होगा, किस तरह होगा. ओके. सोशल नेटवर्क और सोशल इन्फ्लुएंसेस लाइक बेसिकली आजकल तुम लोगों को पता जैसे ना हर चीज इज लाइक सोशल मीडिया का जितना दौर है, जितना आपका सोशल प्रेजेंस है, आपको लोग जानते हैं, आपके बारे में पता है, आपकी कंपनी के बारे में पता है, तो डेफिनेटली इट विल बी डिफिकल्ट फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन, फॉर एनी टॉप मैनेजमेंट कि आप उनको एक अपनी कहते हैं ना इमेज को बिल्ड करके रखना, ताकि आपका इमेज, आपका लोगों पे ट्रस्ट, आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन की एक वैल्यू है वो भी खराब ना हो. Good organizations again they try to create a perspective among their customers, among their even people who follow them, ताकि एक पॉजिटिव पर्सपेक्टिव जाए, ना कि ये हो कि यार हमारी ऑर्गेनाइजेशन अच्छी नहीं है या कोई भी बैड माउथ ना की वजह से कोई गलत जिस तरह वाइब्स आ जाती हैं लोग, मतलब आपको उससे डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होते, बट स्टिल यू गेट अ नेगेटिव फीलिंग. कोई चीज में मेरे से ताल्लुक है भी नहीं, बट इट्स ट्रेंडिंग ऑन द सोशल मीडिया. उस ट्रेंड की वजह से, उस बर्स की वजह से मे बी माई मार्केट, माई कस्टमर्स वुड नॉट बी रिटेन और माई मार्केट कैन बी लाइक क्रैश्ड. सो विल डिस्कस इसमें टीम का कितना बड़ा हाथ होता है कि अपनी सोशल अपेरेंस को, सोशल नेटवर्क्स पे अपने आप को सही तरह मैनेज करना एज अ टीम. ओके, so basically let's start with the discussion of brainstorming first. What is group, by the way? ऐसे group होते क्या हैं? What's your general idea? क्या होते हैं group? Anybody, कुछ भी, like क्या होते हैं ग्रुप्स, क्यों ग्रुप बनाना जरूरी है, या क्या डिफरेंस है ग्रुप या टीम में? Ma'am, to work together. To work To together, achieve a okay. task. To achieve For a a task. specific task, ठीक है. Anybody else? Yes, Zarmeena. यस मैम. ग्रुप्स बनाना इसलिए जरूरी है, इससे ये है कि टाइम भी बच जाता है और आपको पता चल जाता है कि एक दूसरे के ओपिनियंस क्या हैं और न्यू न्यू आइडियाज भी मिलते हैं. गुड. सो वेरी राइट. ग्रुप बनाने से एक हमें जिस तरह पहले दुरे नायाब ने कहा कि वी कैन लाइक वर्क परफॉर्म टुगेदर, तो टास्क होता है, हमने उसको परफॉर्म करना है. जमीना ने कहा इट कैन ऐड डिफरेंट ओपिनियंस. हमारे पास डिफरेंट ओपिनियंस, डिफरेंट आइडियाज आ सकते हैं. जब लोग सारे एक साथ काम करते हुए, वही बात है ना, इट्स बेटर टू हैव लाइक ओपिनियन, इट्स बेटर टू हैव एक दिमाग से बेटर 2-3 दिमाग या एक और दिमाग भी हो, तो आपके पास डिफरेंट एक चॉइसेस आ जाती हैं. अगर अदरवाइज आपके पास कोई चॉइस नहीं है. तो जिस तरह ग्रुप में फॉर एग्जांपल व्हेन यू कोई क्लास में कोई काम मिलता है, कोई होमवर्क मिलता है या असाइनमेंट मिलती है, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने अभी बात की प्रोजेक्ट में व्हेन यू पीपल आर हैविंग अ लॉट ऑफ मेंबर्स, जो भी आपके ग्रुप मेंबर्स हैं, यू डिवाइड द वर्क अमंग योर मेंबर्स. अच्छा मेरा टास्क ये है, मैं ये कर लूंगा, इसका टास्क ये.
that that becomes my life easy as well as the other person's life easy as well, क्योंकि उसने सारा काम एक साथ नहीं करना, उसके पास जो उसका टास्क है सिर्फ वो परफॉर्म करना है. For example, if I have to compile the presentation or I have to develop the report, कि मैंने रिपोर्ट बनानी है, प्रेजेंटेशन कोई और बनाएगा, प्रेजेंटेशन शायद देगा भी कोई और, तो सेवन ग्रुप में आपस डिवाइड हो जाए. मे बी हम टॉपिक वाइज भी डिवाइड कर सकते हैं. दिस कुड बी वन ऑफ द पर्पस फॉर ग्रुप डेवलपमेंट. जो तुम लोगों ने बात की वही है, 2 or more interactive or interdependent individuals who come together to achieve a specific goal or purpose or task whatsoever, like जो भी आपका है. दो वही वाली बात है, एक पर्सन इंडिविजुअली वो इंडिविजुअल होगा, वो सोल या होल सोली एक पर्सन होगा. दो या दो से ज्यादा लोग जब मिलके काम करते हैं, दैट्स अ ग्रुप. So basically there are 2 types of group. One is formal group and one is informal. The word formal word का ही मतलब यही है कि जहाँ पे एक हायरार्की के तहत या कोई रूल्स रेगुलेशन के तहत जब आपस में लोग आके मिलेंगे. फॉर एग्जाम्पल, when you people make a group in your class, that's a formal group, क्योंकि उसमें फॉर्मल आपको चीजें डिवाइड, जिस तरह अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने क्लास में कोई ग्रुप बनाया, टीचर ने खुद बना के दिए ग्रुप्स, आप लोगों ने चीजें अलोकेट कर ली, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले ली, तो दैट्स अ प्री डिसाइडेड ग्रुप, दैट्स अ फॉर्मल ग्रुप. इनफॉर्मल ग्रुप्स होते हैं, जिस तरह फॉर एग्जाम्पल तुम लोग उनकी अपने सोशल सर्कल, अपनी गैदरिंग्स, अपने डिफरेंट लोग, जिस तरह आप लोग नेटवर्किंग होती है, डिफरेंट आप चट चाट करने के लिए ग्रुप्स बने होते हैं, दैट्स इनफॉर्मल ग्रुप. उसका कोई उसमें प्रॉपर कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं होते, उसमें कोई ये नहीं होता कि आप कॉमन पर्पस की तरफ काम कर रहे हो, हर बंदा जो मर्जी काम कर रहा हो, जो मर्जी कर रहा हो, तो इट्स इनफॉर्मल ग्रुप. ऑर्गेनाइजेशंस में, जिस तरह तुम लोग के क्लासरूम में या हर जगह जहाँ पे तुम लोगों के फॉर्मल ग्रुप्स बनेंगे, वहां पे कोई ना कोई एक स्ट्रक्चर होगा, कोई मकसद होगा, तभी वो एक साथ आके काम करेंगे. कोई उनको असाइनमेंट मिली होगी, कोई टास्क मिला होगा. दैट्स फॉर्मल ग्रुप. एंड इनफॉर्मल ग्रुप्स आर जस्ट ऑपोजिट ऑफ इट. दैट्स लाइक फॉर योर ओन. फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड्स का जो सर्कल है, उनका अपना जो ग्रुप है, दैट्स इनफॉर्मल ग्रुप. आप उसमें रूल्स रेगुलेशन नहीं होते, उसमें कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, उसमें कोई हायरार्की नहीं होती, उसमें कोई ये नहीं होता कोई ग्रुप लीडर है, कोई उसके मेंबर्स हैं. इट्स नथिंग लाइक दैट. कोई मॉडरेटर नहीं हो उसमें, तो इट्स इनफॉर्मल ग्रुप. ओके, सो फॉर्मल ग्रुप्स में, ऑर्गेनाइजेशंस में, देयर आर फ्यू एग्जांपल्स दैट्स बीइंग कोटेड इन द बुक. नंबर 1 आर कमांड ग्रुप्स. फॉर्मल ग्रुप्स के आगे फर्दर एग्जांपल्स में कमांड ग्रुप. अब कमांड ग्रुप में क्या होता है, एक बंदा होता है, फॉर एग्जांपल बीइंग अ मैनेजर, बीइंग अ बॉस, मैंने किसको रिपोर्ट करना है. अगर फॉर एग्जांपल मैं तुम लोगों को कोई असाइनमेंट देती हूँ, तो राइट नाउ बीइंग द कमांड, जो आपकी टीचर है, जो आपका इंस्ट्रक्टर है, दैट बिकम्स योर बॉस indirectly or directly as well, because that person has given you some task, some orders, some instructions, and you are supposed to follow that. So it becomes that's like a command group, कि आपने किसको रिपोर्ट करना है, किसको बताना है. कोई आपको इवन डिफिकल्टी आ रही, कोई चीज समझ नहीं आ रही, या आपने किसको अपना रिजल्ट या आउटपुट देनी है, दैट्स योर कमांड ग्रुप. Another group of the formal group is task group. टास्क ग्रुप बेसिकली क्या होता है कि एक टास्क दिया जाता है, जो भी उसमें डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैं जिन्होंने उसको टास्क को परफॉर्म करना है, वो सब मिलके आके बैठते हैं और उस टास्क को परफॉर्म करते हैं. अच्छा, इस ग्रुप का मकसद ये होता है कि जब तक टास्क है तो ग्रुप फॉर्मुलेट रहेगा, ग्रुप रहेगा. व्हेन टास्क इज कंप्लीटेड, ग्रुप आल्सो इट्स डिसबैंड, खत्म हो जाता है, वो नहीं रहता. दैट ग्रुप इज लाइक, जिस तरह जब तक आपका टास्क था, फॉर एग्जाम्पल तुम लोगों को कोई मैंने असाइनमेंट दी, उस असाइनमेंट तक जब तक वो असाइनमेंट कर ली है, तब तक वो टास्क. जब तुम लोगों को मैंने कहा अगर कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट मिलती है, जब तक वो असाइनमेंट है तब तक तुम लोग उस ग्रुप में काम कर रहे हो. व्हेन दैट असाइनमेंट इज फिनिश्ड, दैट टास्क इज फिनिश्ड, सो द ग्रुप विल ऑटोमेटिकली फिनिश अप. Another example of formal groups is cross functional teams. क्रॉस फंक्शनल टीम क्या होती हैं? फॉर एग्जाम्पल ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, कोई मार्केटिंग का है, कोई सेल्स में है, कोई एचआर डिपार्टमेंट में, कोई फाइनेंस में है, कोई प्रोडक्शन में है, कोई मे बी उसमें है मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में, व्हाटएवर. सो अगर आपको कोई आपका टास्क ऐसा है, कोई ऐसा काम आपने करना है जिसमें क्रॉस फंक्शनल टीम्स, सिर्फ एक डिपार्टमेंट की नहीं, अगर सिर्फ मैं ये कहूँ कि एचआर वाले सारे काम नहीं करेंगे, एचआर का बंदा भी, उसमें फाइनेंस का बंदा भी काम कर रहा है, उसमें प्रोडक्शन टीम का भी बंदा काम कर रहा है, तो इट्स लाइक क्रॉस फंक्शनल टीम. दे पीपल आर गोइंग टू वर्क ऑन स्पेसिफिक tasks, specific work. For example, right now
जिस तरह कोविड की सिचुएशन जब स्टार्टिंग में व्हेन इट इनिशियली स्टार्टेड, पूरी यूनिवर्सिटी के मैनेजमेंट में क्रॉस फंक्शनल टीम के तहत कि जिन बच्चों को एलएमएस में कोई मसला हो रहा है वो सारा आईटी डिपार्टमेंट देखेगा, जिन बच्चों को फाइनेंस में इशू हो रहा है, जिनकी फी सबमिशन में इशू हो रहा है, जो फी डिफॉल्टर्स हैं उनको फाइनेंस देखेगा, जिन बच्चों की अभी भी डिग्री में या जिन्होंने अभी भी क्लियरेंस नहीं करवाई है, जो भी चीजें अगर एजुकेशन रिक्वायरमेंट्स रहती तो रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट देखेगा। तो एकदम ऑटोमेटिकली क्रॉस फंक्शनल टीम्स वर बिल्ड और दे वर देयर टू फैसिलिटेट, टू सपोर्ट। कोई भी सिचुएशन आती है इसी तरह मिलके वो दे कैन वर्क टुगेदर, दे कैन डिवाइड द टास्क एंड दे कैन परफॉर्म अकॉर्डिंगली। क्यों? क्योंकि वो हर डिपार्टमेंट अपनी अपनी जगह ट्रेंड है। फाइनेंस डिपार्टमेंट को पता है कि हमने क्या चीज करनी है, रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को पता है हमारा क्या काम है, एग्जामिनेशन को पता है हमारा क्या काम है। इट्स लाइक क्रॉस फंक्शनल टीम व्हेन कम टुगेदर दे परफॉर्म बेटर। अगर मैं एशिया टीम वाले ही बंदे अगर चारों काम करेंगे तो डेफिनेटली दे आर नॉट स्पेशलाइज्ड इनफ टू डू दैट। जिस तरह हमने प्रीवियस चैप्टर्स में वर्क स्पेशलाइजेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, व्हाट इज योर स्पेशलाइजेशन, मे बी आई एम स्पेशलाइज इन फाइनेंस, माय स्पेशलाइजेशन, तो डेफिनेटली मैं कोई और काम कर तो लूंगा बट उतनी अच्छी तरीके से नहीं कर सकूंगा जितना कोई स्पेशलाइज्ड ट्रेन्ड बंदा कर सकता है। Next example of formal group is self-managed teams. Now this is like the new trend, the new concept. Every group, every person is working independently. मैंने task दे दिया, task के बाद उन लोगों का काम है किस तरह काम करना है। There is no manager, there is no boss on their heads. कोई आपको बार बार पिन नहीं कर रहा, कोई बार बार आपको पूछ नहीं रहा. You better know that you have to do the task. Whatever is the deadline, whatever is the schedule, whatever it is like. So it's basically you're your own boss depending on the task given. आपको टाइम, आपको अपना एक स्केड्यूल पता है, आपको एक टाइम फ्रेम पता है, आपको पता है कि मुझे किस तरह काम करना है. दिस इज सेल्फ मैनेज टीम्स. तो उसमें कोई बॉस नहीं है, कोई मैनेजर नहीं है. देयर इज नो वन हु इज poking and who is asking again and again. It's you who has to do and get it done. अगर गलत होगा तो डेफिनेटली यू विल बी आंसरेबल फॉर दैट एज वेल. तो आप इसे कहते हैं ना, हमने खुद जिम्मेदारी लेनी कि मैं ये काम कर सकता हूँ और मैं ये काम करूंगा. दैट्स बेसिकली द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ मैनेज टीम्स. ओके, सो आफ्टर फॉर्मल ग्रुप्स को अभी हमने डिस्कस किया. नेक्स्ट इज स्टेजेस इन ग्रुप डेवलपमेंट. किस तरह ग्रुप्स बनते हैं आके. Okay, so we were discussing about stages of development. सबसे पहले मैं इस figure से समझाऊंगी and then I'll come back on the theory. So this is like the 5 stages of group development. Number 1 is forming. Number 2, as you can see on your screen, let me. Okay. Number 1 is forming. Number 2 is storming. Number 3 is norming. Number 4 is performing, and number 5 is adjourning. Now, what all these means? Number 1, forming. कोई भी ग्रुप जब बनाते हो तुम लोग तो एक फॉर्मिंग स्टेज होती है. सब आपस में बैठते हैं, आके सब डिस्कस करते हैं. कोई विलिंग होता है मुझे इस बंदे को ग्रुप में नहीं रखना, कोई कहता है यार ये बंदा इस तरह ये काम करेगा, ये कर सकता है, इसको ग्रुप में रख लेते हैं. दिस इज बेसिकली फॉर्मिंग स्टेज. ऑर्गेनाइजेशन में भी जब ग्रुप्स बनाए जाते हैं तो यू डिसाइड कि कौन सा काम क्या करेगा, उसमें किसकी क्या स्पेशलिटीज है, कौन सा काम ज्यादा अच्छा कौन कर सकता है. तो ग्रुप फॉर्म होता है. फिर एक ग्रुप में एक स्टॉर्मिंग होती है. व्हाट इज स्टॉर्मिंग? ब्रेनस्टॉर्म करते हैं, हम देखते हैं अच्छा क्या काम करना है, किस तरह करना है, ये हमें डेडलाइन दी है, ये हमें टास्क मिल गया, हमें किस तरह परफॉर्म करना है. सो बेसिकली दे स्टॉर्म अबाउट दैट, दे ब्रेनस्टॉर्म अबाउट दैट. नेक्स्ट स्टेज डेवलपमेंट इज norming. Now what is norming? Norming is basically when you have decided कि कैसे काम करेंगे, कौन क्या काम करेगा, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, within the time frame, within the duration हमें ये टास्क कंप्लीट करना है. तो they all exactly knew. उन्होंने अपना एक लीडर भी डिसाइड कर लिया, अपना ग्रुप लीडर, अपना एक सारा कुछ कि हमने किस तरह लेके चलना है अपने चीजों को. The fourth stage is basically the performing stage in which they all will be working and they will be delivering their work. और वो काम करके दिखाएंगे जो जो उनको टास्क मिला हुआ, जिस जिसको जो काम मिला है वो करेगा. एंड द लास्ट स्टेज इज एडजॉर्निंग. जब टास्क इज कंप्लीटेड, दे हैव डन देयर टास्क, so it's a time that
the group will disband, the group will finish. So these are the 5 stages. Let's come back down the theory. Forming, members join and begin the process of defining the group purpose, structure, leadership. फॉर्म होंगे, अभी वो आपस में आके मिलें, बात करें, क्या करने, किस तरह करने, क्यों बनाया गया, क्या मकसद है इस ग्रुप का. स्टॉर्मिंग में दे आर गोइंग टू हैव ऑल द ब्रेनस्टॉर्मिंग, किससे क्या करना है, अगर कोई प्रॉब्लम है, किसी को नहीं रखना है, किसी को रखना है, कौन लीडर होगा, कौन नहीं होगा, जिस तरह हमने पहले बात की. स्टॉर्मिंग में हो गया. नॉर्मिंग में दे आर ऑल लाइक agree to work, they all know what are their roles, responsibilities and their tasks. Performing mein they will be actually performing that task. And last stage is basically adjourn. Khatam ho jayega, the group would disband because task perform ho gaya. So now this is like adjourning stage. Any difficulty, any problem in this 5 stages? Okay. So proceeding further, now the group performance satisfaction model. जिस तरह अभी हमने पहले बात की, ग्रुप्स होते क्या हैं, 2 हमने टाइप्स की बात करी, इनफॉर्मल ग्रुप और फॉर्मल ग्रुप. नाउ कम्स अ स्टेज कि हम किस तरह हमें पता चलेगा कि वाकई में ग्रुप अच्छा परफॉर्म कर भी रहा है या नहीं कर रहा. लाइक व्हाट आर द पैरामीटर्स ऑफ दैट. सो बेसिकली वी नीड टू सी दैट व्हाट आर आवर रिसोर्सेज, व्हाट इज द स्ट्रक्चर, व्हाट आर प्रोसेसेस, एंड देन फॉर एग्जांपल मैं तुम लोगों को कहती हूँ अगर राइट नाउ कि तुम लोगों को एक ग्रुप में टास्क करना है, एक पूरी टर्म रिपोर्ट बनानी है, तो डेफिनेटली जो अभी इस टाइम पे ऑनलाइन चीजों की वजह से जो रिसोर्सेज हैं दैट आर वेरी लिमिटेड. मे बी यू पीपल डोंट हैव फिजिकल, जो आपका एक डेफिनेटली फिजिकल आप मिल नहीं रहे, फिजिकल आप कहीं अगर फिजिकल प्रॉक्सिमिटी में कहीं जाना पड़ जाए तो वो भी नहीं कर सकते. अगर किसी से इंटरव्यू लेना पड़े या किसी से कोई काम करना है, डेफिनेटली इट्स नॉट फीजिबल. तो जो हमारा ग्रुप की स्ट्रक्चरिंग, वी कुड नॉट डू दैट. अगर मैं कहूँ कि ये बंदा ये टास्क करेगा, ये करेगा, ये करेगा, यू पीपल आर ऑलरेडी लाइक आप ऑनलाइन हो, यू पीपल आर लाइक डिस्टेंट अवे, यू मे बी नॉट एबल टू डू दैट टास्क. अगर मैं उसको रीस्ट्रक्चरिंग उसकी करूँ कि आप लोगों को जाके इंटरव्यू लेना है, फॉर एग्जाम्पल, that won't be possible. So while seeing the satisfaction, while quantifying, while seeing setting the parameters, one needs to identify, हमेशा अपने दिमाग में हमें ये रखना है कि हम क्या चीज करने को कह रहे हैं. अगर मैं ये चीज करने को कह रही हूँ कि किस तरह होगी, क्या प्रोसेस होगा, क्या स्ट्रक्चर होगा, कौन से बंदे ने क्या क्या टास्क परफॉर्म करना है, ताकि एंड में जिस तरह टीचर, अगर तुम लोगों को पता है, एक तुम लोग जब ग्रुप पे कोई टास्क करते हो तो वो टास्क इंडिविजुअली भी एवेल्युएट किया जाता है और ग्रुप की बेसिस पे भी. फॉर एग्जांपल तुम लोगों ने मुझे प्रेजेंटेशन, मैंने कहा मैं तुम लोगों से लूंगी एज अ ग्रुप की प्रेजेंटेशन में इंडिविजुअल मार्किंग भी होती है और ग्रुप मार्किंग भी होती है. दैट्स हाउ योर सेटिस्फैक्शन और दैट परफॉर्मेंस इज बीइंग एवेल्युएटेड और जज्ड. अगर इंडिविजुअल मार्किंग नहीं होगी तो यू कुड नॉट सी कि किसने अकेले कितना काम किया है, मेरी उसमें कितनी एफर्ट थी, मुझे कितनी नॉलेज है उस चीज के बारे में, तभी इंडिविजुअल मार्किंग भी की जाती है. अदरवाइज देयर आर फ्री राइडर्स ऑन एवरी ग्रुप. एक ने काम कर लिया, 4 लोगों का नाम लिख दिया, बट दे डोंट नो व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग देयर. सो यू कुड नॉट जज परफॉर्मेंस ऑफ द ग्रुप जज ओनली बाय वन इंडिविजुअल. यू नीड टू सेट द पैरामीटर्स. तभी मैंने कहा पैरामीटर सेट करना बहुत जरूरी है. क्या रिसोर्सेज है उस ग्रुप के बारे में, उसके पास क्या आपने प्रोसेस दिया है, क्या उसके टास्क है, क्या उसके पास स्ट्रक्चर है, क्या उसके पास वाकई में इतनी चीजें थी रिसोर्सेज, एंड देन एट द एंड यू आर एबल टू एवेल्युएट. जिस तरह हमने पहले बात की, डेफिनेटली देयर आर सम एक्सटर्नल कंडीशंस ऑन द ग्रुप एज वेल. स्ट्रैटेजी, ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रैटेजी क्या है. अब जिस तरह मैंने एक टास्क दिया अभी राइट नाउ, अगर मैंने कहा, अगर मैं अपनी एग्जांपल को दोबारा कंटिन्यू करती हूँ, मैंने अभी टास्क दिया तुम लोगों को टर्म रिपोर्ट बनाने का. अब टर्म रिपोर्ट इज अ बिग रिपोर्ट प्रोजेक्ट, जिस तरह हम लोग कहते हैं यूनिवर्सिटी में हमारे, वैसे तकरीबन वो 15 मार्क्स का 20 मार्क्स का प्रोजेक्ट होता है. इस टाइम पे ऑर्गेनाइजेशन, हम कहेंगे ऑर्गेनाइजेशन इज डीएसयू की क्या पॉलिसी है कि वो प्रोजेक्ट्स को करवाना चाह रही है. जिस तरह हमने कहा मिड्स हमने नहीं लिए, हमने मिड्स की जगह, जिस तरह सब टीचर्स ने, किसी ने मेगा असाइनमेंट ली, किसी ने असाइनमेंट्स ले ली, किसी ने क्विजेस ले लिए. सो हमने उसका टर्मिनोलॉजी का नेम चेंज कर दिया क्योंकि मैनेजमेंट ने स्ट्रैटेजी चेंज कर दी. सो वी नीड टू सी अ स्ट्रैटेजी व्हाइल वर्किंग इन अ ग्रुप एज वेल कि क्या स्ट्रैटेजी है ऑर्गेनाइजेशन की.
नंबर सेकंड इज अथॉरिटी रिलेशनशिप, बीइंग अ लीडर इन द ग्रुप। मेरे पास कितनी अथॉरिटी है, मैं किसी मेंबर को क्या डांट सकता हूँ, क्या मैं किसी मेंबर को निकाल सकता हूँ, क्या मैं किसी मेंबर को कोई एक्स्ट्रा टास्क दे सकता हूँ, क्या मैं किसी मेंबर को रिस्पॉन्सिबल कर सकता हूँ। तो बीइंग अ मैनेजर, बीइंग अ मे बी लीडर, जिस तरह ग्रुप लीडर्स होते हैं, तो आपको देखना क्या अथॉरिटी है, मेंबर्स के पास क्या अथॉरिटी है, ग्रुप लीडर के पास क्या अथॉरिटी है। फॉर्मल रेगुलेशंस, उनकी रूल्स रेगुलेशंस क्या है, आपने अगर अपने ग्रुप में सेट किया हुआ है, जिस तरह मैंने कहा मैंने टास्क डिवाइड किया है, डेफिनेटली अगर जब टास्क डिवाइड हुआ है तो एवरीबडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। ऑटोमेटिकली जब उस पर कोई चीज पूछी जाएगी तो वो बंदा उसके लिए अकाउंटेबल होगा और आंसरेबल भी होगा। नेक्स्ट इज रिसोर्सेज, क्या मुझे उस काम करने के लिए कितने रिसोर्सेज मिले हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल राइट नाउ अगर मैं कहूँ, हमारा बहुत से ऑर्गेनाइजेशन जो अगर तुम लोगों को भी सुना होगा, देखा होगा, लिंक्डइन में अगर हो तो आजकल फॉलो किया होगा, मेनी पीपल आर लूजिंग देयर जॉब्स बिकॉज ऑफ दिस पेंडेमिक सिचुएशन। सो ऑर्गेनाइजेशन में सबसे बड़ा आजकल जो डेफिसिट बन रहा है, या इसको क्या तो कह सकते हैं, जो भी एक लॉस है, पीपल लाइक एक्चुअली पीपल, या जब मैनेजमेंट का जो लॉस है, दे आर हैव टू फायर द पीपल बिकॉज उनकी नहीं चल रही, काम नहीं हो रहे, चीजें नहीं चल रही। एवरीवन देखा जाए, चाहे वो अच्छी ऑर्गेनाइजेशन से बहुत बड़ी हो या छोटी हो, दे हैव टू लाइक शेड ऑफ देयर एक्स्ट्रा रिसोर्सेज। सो यू नीड टू सी दैट कौन से लोग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिनको आपको रखना है, बिकॉज external conditions are not that much supportive right now. When they were supportive, those people were on the job, but right now the market condition is not supportive, organization नहीं support करी उस चीज को, तो you need to see what criteria you need to implement. ये तो मैंने वैसे एग्जांपल दी कोविड की, इट कैन बी एनी एग्जांपल कि ऑर्गेनाइजेशन आपको क्या रिसोर्सेज प्रोवाइड करी है। ओके, अनदर एग्जांपल, अब जिस तरह अगर मैं डिपार्टमेंट है मेरा करियर सर्विसेज, जस्ट टू गिव एड ऑन, अगर यूनिवर्सिटी मुझे कोई उसके साथ मेरा कोई मैनेजर नहीं देगी, कोई एग्जीक्यूटिव नहीं देगी, तो डेफिनेटली जो परफॉर्मेंस होनी चाहिए वो नहीं होगी। बहुत सी दफा जब तुम लोगों को खुद देखा होगा कि यूनिवर्सिटी में बहुत सी चीजें हमारी अगर स्लो डाउन हो जाती है, लैक करी होती है, तो उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ जो डिपार्टमेंट जो चला रहा है या उसके पास रिसोर्सेज नहीं है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन उसको प्रोवाइड नहीं करी। दैट्स व्हाई देयर कुड बी अ डिले इन द प्रोसीजर, देयर कुड बी अ डिले इन द वर्क। देन एम्प्लॉय सिलेक्शन क्राइटेरिया in terms of like formulating a group, जिस तरह तुम लोग अपने ग्रुप बनाते भी बहुत सी माइंड में रखते हो। फॉर एग्जाम्पल तुम कहोगे अच्छा यार बच्चा ये टॉपर है, या ये बच्चा अच्छा पढ़ने में, या ये हमेशा असाइनमेंट्स टाइम पे करता है, लेट्स मेक अ ग्रुप विद दैट पर्सन। तो एक हर बंदे का क्राइटेरिया होता है। कुछ क्राइटेरिया हमारे इंडिविजुअल क्राइटेरिया होते हैं, मुझे कुछ लोग मुझे पसंद नहीं आ रहे, तो मुझे समझ ही नहीं आ रही, दैट्स माई इंडिविजुअल क्राइटेरिया। कुछ क्राइटेरिया होते हैं अकॉर्डिंग टू दैट पर्सन्स स्पेशलाइजेशन, दैट पर्सन्स maybe like specialty, maybe that person strength, मैं उसके मुताबिक उसके साथ add on करूंगी या अपना काम करूंगी। That's the selection criteria. Then comes appraisal method और appraisal system। जब ग्रुप बनाते हुए डेफिनेटली जब हमने बात की थी परफॉर्मिंग स्टेज की, तो परफॉर्मिंग स्टेज पे जो आपने काम किया है डेफिनेटली उसकी एवेल्युएशन भी होगी, उसकी रेटिंग भी होगी, उसका आपको कोई ना कोई फीडबैक भी मिलेगा। So that feedback is basically that appraisal, that's appraisal performance management system, कि काम अच्छा हुआ या बुरा हुआ, आपके ग्रुप ने कैसा काम किया। जिस तरह मैंने पहले कहा, ग्रुप मार्किंग में बहुत दफा इंडिविजुअल मार्क्स अच्छे मिल जाते हैं, ग्रुप मार्क्स अच्छे नहीं मिलते, क्योंकि ग्रुप आपने अच्छा परफॉर्म नहीं किया एज अ ग्रुप। या बहुत दफा, क्योंकि बीइंग अ टीचर मेरा तकरीबन अब 12 ईयर का एक्सपीरियंस हो गया टीचिंग इसमें, बहुत दफा मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं कि मैम मैंने ज्यादा काम किया, इस बच्चे ने काम नहीं किया, तो प्लीज आप मुझे मार्क्स दे दें। क्योंकि जब मैं इंडिविजुअल मार्क्स देती हूँ, जब मैं ग्रुप मार्क्स काटती हूँ, या ग्रुप मार्क्स ज्यादा आ जाते हैं, इंडिविजुअल मार्क्स नहीं आ रहे होते, तो दीज थिंग्स कम्स अप बिकॉज ऑफ द परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। नेक्स्ट इज योर कल्चर। ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर हैज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट। हमने पहले जिस तरह प्रीवियस हमारा सेकंड चैप्टर था एनवायरनमेंट और कल्चर पे, that's again a very important perspective in terms of group as well. अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन बहुत क्लोज्ड एनवायरनमेंट है, बहुत क्लोज्ड कल्चर है, बहुत ज्यादा जिस तरह आपको सफोकेटेड है, हर चीज बहुत ज्यादा, आजकल जिस तरह हम लोग इसको टर्म यूज करते हैं ऑफिसेस में, पॉलिटिसाइज हुई हुई है, या हर चीज बहुत ज्यादा आप लोग इट्स लाइक जस्ट आप कह सकते हैं इसको, जिस तरह आप हर कोई काम करे सिर्फ अपने फायदे के लिए, या अपने दैट्स लाइक नंबर गेन के लिए, या नंबर शेयरिंग के लिए, या बस मुझे हो जाए, मेरा अच्छा ही हो जाए, या मुझे सिर्फ और सिर्फ
I get that maybe designation, maybe respect, maybe whatsoever. उस तरह के कल्चर में डेफिनेटली काम करना मुश्किल है इन टर्म्स ऑफ जहाँ पे बहुत ज्यादा कोलैबोरेटिव कल्चर है, कॉम्प्रोमाइजिंग है, लोग आपस में मिल काम करते हैं, दे आर लाइक ओपन टूवर्ड्स थिंग्स, दे वांट टू सपोर्ट ईच अदर, वहाँ के नस्बत तो डेफिनेटली अच्छा बहुत सी अनदर एग्जांपल ग्रुप्स में भी बहुत दफा होता है, क्लास में भी बहुत से ग्रुप्स ऐसे होते हैं जिनमें आपस में ग्रुप कोहेसिवनेस नहीं होती है, आपस में बॉन्डिंग नहीं होती, तो वो कल्चर डेवलप नहीं कर पाते आपस में काम करने का। काम तो कर दिया ना, टास्क तो कंप्लीट हो गया, बट वो टास्क को उतनी अच्छी तरह नहीं कर पाते जहाँ पे आपकी एक फ्रेंडशिप होती है, जहाँ पे आपकी एक जिसे कहते हैं रिलेशनशिप होता है, जहाँ पे एक बॉन्डिंग होती है, जहाँ पे इजीली आप डिस्कस कर सको। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज योर फिजिकल लेआउट ऑफ योर वर्क स्पेस, कहाँ पे लोकेशन है, क्या चीज है, ये भी आपकी एक्सटर्नल कंडीशन पे बहुत इम्पैक्ट करती है। कौन सी चीज आपने कैसे करनी है, मे बी आपके जिस तरह हमने पहले बात की रिसोर्सेज हैं, आपके आपके मैन पावर है, आपके प्रोसेसेस हैं। बहुत दफा आपका ग्रुप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता क्योंकि उसको वो फैसिलिटीज, वो चीजें नहीं मिलती। अगर मुझे फॉर एग्जांपल जब आपको कोई डिस्कशन करनी है, कोई चीज करनी है, अगर आपके ऑफिस में कोई इस तरह का रूम अवेलेबल नहीं है जिसके सेपरेट नहीं है, कोई कॉन्फ्रेंस रूम नहीं है, कोई मे बी ऑडिटोरियम नहीं है, या मे बी व्हाट्सएवर आपका जो अभी आप नाम उसका दिया हुआ है, तो डेफिनेटली आप अपने पर्सनल स्पेस अपने वो सही तरह काम टास्क नहीं कर सकते। अब जिस तरह ज्यादा तुम लोग देखा होगा डिपार्टमेंट है ना, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, जितने भी फाइनेंस डिपार्टमेंट के लोग हैं वो एक जगह बैठते हैं ताकि वो इजीली काम कर सकें। एचआर वाले एक जगह बैठेंगे, रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट वाले एक जगह, फाइनेंस वाले, एग्जामिनेशन वाले एक जगह, सो दैट उनकी फिजिकल स्पेस है वो उस स्पेस में अपना काम कर सकें। अगर उनको स्पेस नहीं मिलेगी तो डेफिनेटली उनकी जो एफिशिएंसी है, जो इफेक्टिवनेस है, वो कम हो जाएगी। एडिंग ऑन ग्रुप मेंबर रिसोर्सेज, जिस तरह हमने पहले बात की, जब आप ग्रुप मेंबर सेलेक्ट करते हो, तुम लोग भी जब सेलेक्ट करते हो, जब तुम लोगों को कहा जाता है कि ग्रुप्स फॉर्मुलेट करनी है, तो बहुत सी चीजें तुम देखते हो। नॉलेज इज वन थिंग कि उस बंदे का कितना नॉलेज है, वो कितना उसको इंटरेस्ट है। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव, स्किल्स। बहुत से लोग स्ट्रीट स्मार्ट होते हैं, बहुत स्टूडेंट स्ट्रीट स्मार्ट होते हैं, बहुत से कोलीग्स ऑफिस में को वर्कर स्ट्रीट स्मार्ट होते हैं। दे ट्राई टू इंडल्ज सच पीपल, उनको पता होता है कि यार ये बंदा अच्छा स्पीकर है, ये बंदा अच्छा प्रेजेंटर है, मे बी ये बंदा बंदी व्हाटसोएवर, लाइक मेल और फीमेल व्हाटसोएवर, ये काम ज्यादा अच्छा कर सकता है, तो हम इसको अपने ग्रुप में ले लेते हैं, माई टास्क वुड बी इजिली डन। तो आप उसकी स्किल्स के मुताबिक अपने लोगों को, अपने ग्रुप को फॉर्मुलेट करते हो। देन कम्स एबिलिटीज, हर बंदे में डिफरेंट एबिलिटी होती है। कोई बंदा स्ट्रेस में बहुत अच्छा काम करता है, कोई लोग काम स्ट्रेस नहीं कर सकते। बहुत से लोग जिस तरह इंडिविजुअल्स होते हैं ऑफिस में भी, वो प्रेजेंट नहीं करना चाहते, वो प्रेजेंटर अच्छे नहीं होते, मे बी दे डोंट हैव दैट पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स, दे वुड लाइक कि हम पीछे वाला काम कर देंगे बट दे डोंट वांट टू प्रेजेंट। तो यू नीड टू सी दैट एबिलिटी एज वेल, किसमें है, किसको बोलने का शौक है, किसको बोलने का शौक नहीं है, किसे पीछे बैठ के काम करने का शौक है। यू नीड टू आइडेंटिफाई, ताकि आप जो अपना ग्रुप मेंबर वैसे चूज करो ताकि इट्स अ ब्लेंड ऑफ एवरीवन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आर योर पर्सनालिटी ट्रेट्स। ग्रुप में भी ऐसे लोग होते हैं जो हमेशा एक लाइक कंपटीशन रखते हैं कि भाई मेरा मार्क्स ज्यादा आ जाए। सेम इज द केस इन द ऑफिस एज वेल। ऑफिस पॉलिटिक्स का जिस तरह मैंने नाम लिया, या एक लाइक नंबर स्कोरिंग हो गया, व्हाटसोएवर, उसमें भी ये होता है कि क्या क्या आप सपोर्टिव टीम की तरह काम करें, कोहेसिवनेस, कोलैबोरेटिव, या आप इट्स लाइक अगेन यू जस्ट सी योर ओन बेनिफिट, यू आर इग्नोरिंग अदर पीपल्स, यू आर नॉट गिविंग इम्पोर्टेंस, मे बी आप उस इम्पोर्टेंस ना देते हुए भी आप उनको ना काम करना चाह रहे। तो इट्स बेटर कि अगर आपके साथ किसी का पर्सनालिटी क्लैश है या आपके साथ किसी का नहीं बन रही, तो डोंट फॉर्मुलेट अ ग्रुप विद दैट, definitely, otherwise it will end up in maybe in a conflict or in an argument. Okay, so another dynamics is group structure. अब ग्रुप को हमने जब बनाना है तो उसकी स्ट्रक्चरिंग कैसे करनी है, क्या चीज ग्रुप में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम लोग भी जब ग्रुप बनाते हो, there are some set of expected behaviors that are occupied or that occupies a given position. फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह मैंने कहा, एक ऑटोमेटिकली ग्रुप लीडर बन जाता है, बाकी ग्रुप मेंबर्स होते हैं, वो कौन डिसाइड करेगा कौन ग्रुप लीडर बनेगा। सो देर आर सम मे बी यू कैन से कोई ना कुछ उसमें हमारी, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ, मैंने अभी कहा अगली क्लास में तुम लोगों ने मुझे ग्रुप बना के देने हैं, हर ग्रुप में 4 इंडिविजुअल हो
और मुझे ग्रुप लीडर का नाम दे दो। वो ग्रुप लीडर का नाम तुम लोगों ने खुद चूज किया, खुद डिसाइड किया, ऑन व्हाट बेसिस? नाउ दैट बेसिस डिपेंड्स ऑन, चाहे वो हो सकता है वो बंदा बहुत अच्छा प्रेजेंटर हो, मे बी वो बहुत अच्छा कंपाइलर हो, मे बी वो आपकी सबसे अच्छी फ्रेंडशिप हो उसके, दैट्स आपने कहा ये ग्रुप लीडर बन जाएगा। मे बी वो बंदा वैसे बहुत अच्छा काम करता है तभी आपने उसको बना दिया, क्योंकि यू हैव आइडेंटिफाइड द रोल ऑफ दैट पर्सन, दैट्स व्हाई यू हैव मेड दैट पर्सन योर लीडर। ऑर्गेनाइजेशन में भी फॉर एग्जाम्पल डिपार्टमेंटल हेड्स, अब एचओडीज हैं, अब एचओडी कैसे कोई बन जाते हैं? अब ये नहीं कोई मैं कहूँ मैं कल एचओडी बन जाऊंगी, इट्स यू नीड टू सी द रोल। अगर उस बंदा जो रोल अदा करे वो क्या काम करे, आइदर दे आर सिंक्रोनाइज विद द अदर पीपल, बाकी ग्रुप मेंबर्स को लेके चल रहे हैं, वो बाकी काम कर रहे हैं, वो कंफ्लिक्ट तो क्रिएट नहीं कर रहा कि अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे उससे ये एक्सपेक्टेशन थी, बहुत दफा तुम लोग भी कहते हो, तो मैंने पहले एग्जाम्पल दी, स्टूडेंट आके कहते हैं कि मैम ये बच्चा ये स्टूडेंट काम नहीं करा हमारे ग्रुप में, या इसने बिल्कुल काम नहीं किया, तो देयर इज अ रोल कॉन्फ्लिक्ट, काम नहीं हुआ, किसी ने नहीं किया, किसी ने ज्यादा किया, किसी ने बिल्कुल भी नहीं किया, तो देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट इन दैट रोल, व्हाट वाज एक्चुअली एक्सपेक्टेड वैसा नहीं हो पाया। Another one is role ambiguity. Now what is ambiguity? What is ambiguity by the way? किसी को पता है ambiguity क्या होती है? Yes, ma'am. Ambiguity मतलब doubts, मतलब double meanings. Good. Doubt. मतलब you are not clear about that. You don't know, like जो आपको चीज पता है बट आपको क्लैरिटी नहीं है उसमें, आपको you are not sure about something. बहुत दफा क्या होता है, ग्रुप में लीडर बन गया, मैं चाहती थी कोई और लीडर बने बट कोई और बन गया, देयर विल बी अ रोल एम्बिग्विटी इन दैट, बिकॉज जो लीडर बनना है मैं उसकी बात नहीं मानना चाहूंगी, मैं उसकी बात नहीं सुनूंगी, वट एवर दैट पर्सन विल बी सेइंग, बिकॉज आई डोंट, जिसे कहते हैं ना हम अपने उस लीडर को लीडर ही नहीं मान रहे, हमारे लिए वो लीडर नहीं है, या वो ग्रुप में ही इज नॉट हेडिंग दैट। बहुत से लोग ऑर्गेनाइजेशंस में ऐसे होते हैं जो अपने बॉसेस की बात नहीं मानते बिकॉज दे थिंक कि यार ये हमारा बॉस नहीं है, बट एक्चुअली वही वाली बात है, दैट्स creating a scenario of role ambiguity. You're uncertain about something, even it's there, but you think I'm not sure about that, or I don't want to do that. Whatever is the perspective, but you become unaware or uncertain about something. That's role ambiguity. Group structure में, now after structuring, another thing is norms. The word norms, जिस तरह हमने पहले बात की, तुम लोग जिस तरह डिफरेंट वर्ड सुनते हैं, रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, एसओपीज होती हैं, एसओपीज इज द सेम थिंग, स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर। नॉर्म्स आर आल्सो लाइक स्टैंडर्ड्स, हर चीज काम करने को कोई नॉर्म्स होती हैं कि आप लोगों ने किस तरह काम करने, क्या काम किस तरह है, क्या क्या चीज एक्सेप्टेबल है, क्या चीज एक्सेप्टेबल नहीं है। ग्रुप में भी जब तुम लोग काम करते हो, हर चीज में हमें देखना पड़ता है कि क्या चीज किसने करनी है, कौन कितनी एफर्ट कर रहा है, कौन एफर्ट नहीं कर रहा, कौन हर दफा जब हमने मीटिंग करनी होती है वो एब्सेंट हो जाता है, कौन हर दफा कहता है कि मैं ये काम करके दूंगा बट वो टाइम पे नहीं करके दे रहा, कौन कितना टाइम पे करके दे रहा है, कौन सिर्फ बातें करता है और काम नहीं करके देता। तो यू नीड टू सी ऑल दीज थिंग्स इन योर इन व्हाइल सेटिंग योर ग्रुप नॉर्म्स। हम जब ग्रुप बनाते हैं तो उसके नॉर्म सेट करते हैं। अच्छा, व्हाइल the last two words, dressing and your loyalty, that's basically while, for example, when going for the presentation, when in the organization you need to present something or you need to say your point of view, definitely your dressing also matters a lot. A person who is very casual, a person who is very मतलब informal, तो definitely जो आपका जो एक कहते हैं ना, आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी भी बहुत इम्पैक्टफुल होती है जब आप कोई चीज प्रेजेंट कर रहे हो। अब मैंने अपने ग्रुप के स्टैंडर्ड्स बता दिए, ग्रुप नॉर्म भी सेट कर दिए, बट जब वो एक्चुअल काम करने के टाइम में, जिस तरह मैं कहूँ क्लास में जब तुम लोगों की प्रेजेंटेशंस होती हैं, हमने अपना काम बहुत अच्छी तरीके से किया, सब ग्रुप मेंबर्स अपना अपना काम कर दिया, कोई लेट नहीं हुआ, कोई एब्सेंट नहीं हुआ उस ग्रुप में। लेकिन हमने जब प्रेजेंट करने गए, हमारे ग्रुप ने बहुत इनफॉर्मल ड्रेसिंग की हुई थी, या हमारे ग्रुप का जो एटीट्यूड था वो बहुत इनफॉर्मल था। So all these things matters a lot while you can say setting down your norms. Group norms are very very important in terms of like organization में। अभी being a faculty, हमारे norms में if we are conducting a class, we are like taking the attendance, we are doing something, that's basically the norms. हम उससे हट नहीं सकते, हम उसको नहीं छोड़ सकते।
जो चीज छोड़ी जाएगी तो डेफिनेटली अनदर थिंग वुड बी आल्सो कॉम्प्रोमाइज्ड ड्यू टू दैट. Third concept of group structure is conformity. Now, this concept is another one of the main aspects of any group. Conformity means individual conform in order to be accepted by groups. This is a very common thing. This is very general. हम जब ग्रुप्स बनाते हैं तो हम चाहते हैं कि हमें हर बंदा एक्सेप्ट करे, मेरे ओपिनियन को एक्सेप्ट करे, मेरी एडवाइसेस को एक्सेप्ट करे. बहुत से लोग ग्रुप्स में जब बनते हैं, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो एक दूसरे से इख्तलाफ ही रखते हैं. मुझे पता अगर मैं कुछ कहूंगा ना, ये बंदा हमेशा गलत कहेगा, नहीं ये सही नहीं है. तो इंडिविजुअल्स सब लोग चाहेंगे ग्रुप में कि यार वो जब एक ग्रुप का पार्ट बने तो एवरीबडी इज कंफर्मिटी और कंफर्म टू देयर opinions, their advices. If someone is not accepting them, definitely there would be a judgment. They would be judgmental in that. आपका एटीट्यूड भी चेंज हो जाएगा, आपकी बहुत सी चीजें भी चेंज हो जाएंगी. मे बी आपका एटीट्यूड पॉजिटिव भी नहीं रहेगा उसकी तरफ, बिकॉज आप एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे. जिस तरह मैंने पहले कहा, अपने लीडर को एक्सेप्ट नहीं करे, किसी ग्रुप मेंबर को एक्सेप्ट नहीं करे. मैं इस बंदे के साथ काम नहीं करना चाह रहा, बट वो मेरे ग्रुप में आ गया. डेफिनेटली मेरी जो एक, जिससे कहते हैं ना, मेरा जो काम करने का तरीका होगा, या मेरी बॉडी लैंग्वेज होगी, या जो मेरी आंसर्स होंगे, या मे बी वॉट एवर, एक कहीं ना कहीं उसमें जिसे कहते हैं ना, एक दूरी भी होगी, एक थोड़ी सी आपको लगेगा रेजिस्टेंस है, बिकॉज देयर इज नो कंफर्मिटी while working with that individual. So conformity is another very important perspective while working in a group. ग्रुप में काम करने के लिए सब लोगों को आपस में इत्तेफाक, आपस में दूसरे को एक्सेप्टेबिलिटी बहुत जरूरी है. The effect of conformity is not as strong as it once was, although it still has a powerful force. What does this sentence means basically? शायद हो सकता है वक्त, जिस तरह हम बहुत चीजें कहते हैं कि बहुत चीजों की जरूरत नहीं है, बट दिस इज वन थिंग कि जरूरत ना भी रहे ना, बट होगी कहीं ना कहीं, बिकॉज आपके जिसे कहते हैं ना, हमें एक सपोर्ट की जरूरत होती है. जब मैंने कहा तुम लोग क्लास में कोई चीज प्रेजेंट कर रहे हो, ग्रुप में 4 बंदे कुछ कह रहे हैं, 5वां बंदा उसको निगेट करके कुछ और कह दे, तो डेफिनेटली यू विल फील कि यार ये बंदा क्यों ये ऐसी बात क्यों कर रहा है. वो ऐसी बात करेगा तो हमारे मे बी अगर इट वुड बी अ मार्क्ड एक्टिविटी तो हमारे मार्क्स भी कट सकते हैं, या वो अगर ये बात कर रहा है तो मे बी वो हमारे ओपिनियन से या हमारी मे बी रिपोर्ट के जो हमने ओपिनियन दिए उससे डिफर कर रहे हैं. दिस इज नॉट गुड. सो स्टिल इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ कंफर्मिटी, टू हैव जिसे कहते हैं ना, equal unified one opinion for anything, and to be have the acceptability as well. Last but not the least, हम इस कॉन्सेप्ट को ग्रुप थिंकिंग भी कहते हैं. ग्रुप थिंकिंग इज बेसिकली हर बंदे पे, हर इंडिविजुअल पे a lot of pressure, a lot of you can say that एक जो हमारी आउटसाइड बॉडीज का बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है. हम कोई भी काम कर रहे होते हैं ना, हम चाहते हैं कि हमें इसको सुने, हमें लोग उसको कंफर्म करें, एक्सेप्ट करें. जब एक्सेप्टेबिलिटी अपने ही ग्रुप लोगों से कहते हैं ना, जब एक्सेप्टेबिलिटी अपनों से नहीं आती तो बंदा सबसे ज्यादा उससे एक हर्ट होता है, सबसे ज्यादा एक उसका जो कॉन्फिडेंस है वो शटर होता है कि अपने उसको मे बी उसको वो रिस्पॉन्स नहीं दे रहे होते. द सेम थिंग हैपेंस इन ग्रुप्स, इन ऑफिसेज, इन कोलीग्स एज वेल. अगर 4 कोलीग्स आपस में एक पेज पे एक चीज में यूनिफॉर्म नहीं है, कंफर्म नहीं कर रहे, डेफिनेटली देयर विल बी अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स. तो जो आपकी ग्रुप थिंकिंग है वो चीज भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव होगी, सॉरी इफेक्ट करेगी. एनी प्रॉब्लम, एनी कंफ्यूजन अप टिल नाउ? कोई चीज ऐसी जो समझ ना आ रही हो, कोई कॉन्सेप्ट ऐसा जो अभी तक समझ ना आ रहा हो? ओके, कोई चीज समझ नहीं है जो समझ नहीं आ रही. वेरी गुड. विल सी इन द असाइनमेंट, बिकॉज असाइनमेंट इसी से रिलेटेड है. नेक्स्ट थिंग इज स्टेटस सिस्टम. यू ऑल नो व्हाट इज स्टेटस. स्टेटस का मतलब या तो फॉर्मल या इनफॉर्मल, आपकी ग्रेडिंग, पोजीशन, रैंकिंग. सॉरी, इन सोसाइटी हम एक स्टेटस दे देते हैं, हम एक स्टेटस, कॉन्शियस स्टेटस सिंबल हमारा, either like अगर for example I am being the director, I am being the manager, I am being the boss, I am being whatsoever, तो हमें एक स्टेटस दे देते हैं कि हमारी क्या पोजीशन है. उस पोजीशन की वजह से लोग हमें सुनेंगे, हमारी बात मानेंगे.
बहुत सी दफा ऑर्गेनाइजेशन में भी इवन नॉट लाइक तुम लोगों के लेवल पे तो इतना स्टेटस आई डोंट नो इफेक्ट करता है, यानी ग्रुप लीडर का, अगर ग्रुप लीडर में कोई स्टेटस, बट ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे इट हैज अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट. आपकी डेजिग्नेशन की वजह से लोग आपको रिस्पेक्ट भी करते हैं, आपको लोग सुनेंगे भी, लोग आपका काम भी करेंगे, लोग आपको रिकग्नाइज भी करेंगे. जिस तरह हमने प्रीवियस चैप्टर में जब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पढ़ा था, हमने हायरार्की की बात की थी. हायरार्की इज बेसिकली योर टाइटल्स, योर डेजिग्नेशन, योर पोजीशन. जो लोग आपसे पोजीशन में ऊपर हैं, जिनका स्टेटस आपसे ऊपर है, डेफिनेटली आप उनसे में भी आप उनको ज्यादा बहस नहीं करोगे या उनकी चीजों से ज्यादा आप कंफर्म करोगे. हो सकता है जो लोग आपके सब इंडिविजुअल्स हैं, सब आपके जो कोलीग्स हैं, मे बी आपके जो सबऑर्डिनेट्स हैं, आप उनके साथ एक स्टेटस सिंबल, एक स्टेटस कॉन्शियस रखो, बिकॉज यू वुड बी लाइक यार मैं तो बॉस हूँ, मैं तो नहीं करूंगा, मैं तो ऐसा नहीं करना चाह रहा. स्टेटस सिंबल इज समथिंग ग्रुप में इट शुड नॉट बी लाइक, अगर आप इसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक बना लोगे तो देयर वोंट बी एनी वर्क. तो ग्रुप में होना चाहिए. अगर आपकी पोजीशन, इस तरह कहते हैं ना, पोजीशंस ऑर्गेनाइजेशन में इसलिए दी जाती हैं ताकि इंसान एक प्रॉपर तरीके से काम कर सके, ताकि एक बंदे को, हर बंदे को पता हो कि इसका क्या टास्क है, क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं. इफ आई बीइंग द मैनेजर, इफ आई बीइंग द डायरेक्टर, इफ आई बीइंग द एग्जीक्यूटिव, इफ आई बीइंग द मैनेजर MTO, मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, so everybody would be known about that. That's why this system is being given, that should be encouraged. Rather than अगर हम इसको नेगेटिव लेके जाएंगे, तो definitely there is a lot of cons related to that. So the next topic in group structure is group size. Another very important perspective. ग्रुप बड़ा है या छोटा है? डेफिनेटली जब ग्रुप छोटा होगा, स्मॉल ग्रुप्स होंगे तो इट्स मोर इफेक्टिव. इजीली आप कम्युनिकेट कर सकते हो, इजीली एक्सचेंज ऑफ आइडियाज हो सकती है, इजीली यू कैन मैनेज. अगर फॉर एग्जांपल मुझे मीटिंग रखनी है तो मुझे पता है ये 2 लोग हैं, मैं इनको जब भी कहूंगा, जिस मर्जी टाइम पे कहूंगा, तो इजीली आई कैन मैनेज अ मीटिंग. बट इफ इट्स अ लार्ज ग्रुप, सो आई हैव टू सी दैट the availability of the group members, there would be a lot of ideas, there would be a lot of opinions. I would have to see that कौन सी चीज मुझे करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए. Maybe I have to filter out as well कौन सी चीज हमारे लिए suitable नहीं है. But again, there are some pros attached to it as well. It can be like कि आपके पास बहुत ज़्यादा ideas आ रही हैं as compared to small group. So both has pros and cons. दोनों के advantages हैं, दोनों के advantages हैं. It depends on the organization. क्या ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, इट्स अ मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, और इट्स अ स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन. स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट चीजें उसके स्ट्रक्चर में, और बिग ऑर्गेनाइजेशन की व्हेन देयर इज अ ग्रुप, इट्स हैविंग अ डिफरेंट स्ट्रक्चर. ओके, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन दिस इज सोशल लॉफिंग. नाउ व्हाट इज सोशल लॉफिंग? द टेंडेंसी फॉर इंडिविजुअल टू एक्सटेंड लेस एफर्ट when we're working collectively than working individually. We as a group, हमारे पास बहुत से members ऐसे होते हैं, बहुत से maybe class fellows होते हैं जो ये social offering के concept पे काम कर रहे होते हैं. They're actually not working, they're not delivering that much, but they are part of a group. For example, मैंने कोई group बना दिया, task दे दिया, उसमें से 2 लोगों ने बहुत ज़्यादा काम किया, but एक member ने बिल्कुल काम नहीं किया या बहुत कम काम किया. But जब वो मैं इसको मार्क करूंगी, दैट्स बीइंग मार्क्ड एज कलेक्टिवली. तो उस बंदे को तो मार्क्स मिल गए, चाहे उसने कम काम किया या ज्यादा काम किया. तो बहुत से लोग आपके ग्रुप्स में हमेशा ऐसा कोई ना कोई होता है जिसको हम सोशल ऑफरिंग कहते हैं, कि वो कंट्रीब्यूट सबसे ज्यादा कम करता है. अगर वो काम उसको इंडिविजुअली करना पड़ जाए फिर भी वो कुछ कर लेगा, बट वो कलेक्टिवली जब करता है तो सबसे कम कंट्रीब्यूट करता है, बट ही और शी टेक एडवांटेज ऑफ द सिचुएशन. ओके, हमने जिस तरह मैंने पहले बात की थी ग्रुप कोहेसिवनेस की, अगेन द कोहेसिवनेस कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रक्चर, कितना आपस में बॉन्डिंग है, कितनी आपस में आप इफेक्टिवली और एफिशिएंटली काम कर सकते हो. जब लोगों में आपस में कोहेसिवनेस इज बेसिकली एक बॉन्ड. जब लोग आपस में बहुत ज्यादा खिचखिच रहती है या बहुत ज्यादा आपस में दूर रहते हैं, तो डेफिनेटली दे वोंट बी एबल टू परफॉर्म वेल. पीपल हु आर कलेक्टिव टुगेदर, people who share common goals, they are highly cohesive, definitely उस जगह काम भी ज्यादा अच्छा होगा,
प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा अच्छी होगी और परफॉर्मेंस भी ज़्यादा अच्छी होगी, क्योंकि उनके अंदर एक बॉन्डिंग है। तभी तुम लोगों ने देखा होगा जो सी ऑर्गेनाइजेशंस में ग्रुप वर्क और टीम वर्क इज स्ट्रॉन्ग, वो ऑर्गेनाइजेशंस आर मोर सक्सेसफुल रादर देन दोज ऑर्गेनाइजेशंस जो जिसमें कोहेसिवनेस, बॉन्डिंग और दिस रिलेशनशिप बिल्डिंग इज लेस. So to show this concept of cohesiveness versus productivity, there is a grid. इस grid में भी यही चीजें बताई गई हैं. If you see on your left hand side, there is alignment of groups and organizational goals, and on the top is cohesiveness. जब organizational goals और aligned होंगे, cohesiveness, bonding होगी, तो definitely productivity increase होगी. जब organizational goals तो align है बट कोहेसिव नहीं है, नहीं पता या बॉन्डिंग इतनी स्ट्रांग नहीं है, तो डेफिनेटली इतनी प्रोडक्टिविटी नहीं होगी. ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अगेन सही तरह नहीं पता बट बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, बट यू आर नॉट क्लियर अबाउट योर वर्क, योर टास्क, डेफिनेटली प्रोडक्टिविटी कम होगी. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, व्हेन दोनों चीजें कम है, ऑर्गेनाइजेशन गोल्स भी आपको क्लियर नहीं पता और कोहेसिवनेस या बॉन्डिंग भी नहीं है, so definitely there would be no significant effect on productivity because there would be nothing. You are not sure, you are not aligned with your organizational goals, as well as there is no bonding, there is no cohesiveness. So there are some advantages versus disadvantages of group decision making. अभी तक हमने सिर्फ ग्रुप्स की बात की, हमने टीम की बात नहीं की. हमने बात की स्ट्रक्चर में, हमने उनके नॉर्म्स की बात की है, हमने उनके स्ट्रक्चर की बात की है, हमने कंफर्मिटी की बात की है, हमने कोहेसिवनेस की बात की है. तो इन सब के ग्रुप की जितनी हमने चीज़ों की बात की, इन सब के एडवांटेजेस हैं, सब के डिसएडवांटेजेस हैं. एडवांटेजेस आर बेसिकली, जैसे हमने पहले कहा, डेफिनेटली यू विल बी हैविंग अ लॉट ऑफ आइडियाज, यू विल बी हैविंग अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल वर देयर टू कंट्रीब्यूट. You have a lot of choices as well, and from those choices you can easily select. Third point, increases acceptance of a solution. What does that mean? Anybody? कोई मुझे बता सकते हैं ग्रुप डिसीजन मेकिंग में एक्सेप्टेंस ऑफ अ सॉल्यूशन की किस तरह इंक्रीज हो जाएगी? कोई आइडिया? मिस, इसका मतलब ये होता है कि ग्रुप में जितनी भी सॉल्यूशन है, जितनी भी एडवाइसेस दी जाएंगी, हमें उन सबको एक्सेप्ट करना पड़ेगा. वेरी गुड जज़ा. सो बेसिकली अगर हमें जो भी दी जाएंगी तो वी नीड टू एक्सेप्ट. अच्छा, ग्रुप में जिस तरह हमने पहले बात की, देयर कैन बी पीपल हु लाइक टू डिसएग्री. जिस तरह हमने कहा कोहेसिवनेस ज्यादा होगी, बॉन्डिंग होगी, तो आपके जो प्रॉब्लम के सोल्यूशन आएंगे तो आप उसको एक्सेप्ट करोगे, आप उसको कहोगे कि मुझे इम्प्लीमेंट करना है क्योंकि मुझे इसका फायदा हो रहा है. और अगर फायदा नहीं हो रहा तो डेफिनेटली इट वोंट बी एक्सेप्टेड, इट वोंट बी एक्सेप्टेबल. लास्ट थिंग इज इंक्रीजिंग लेजिटिमेसी ऑफ डिसीजन. जितने ज्यादा लोग होते हैं, जितने ज्यादा लोग एक चीज को हाँ बोलेंगे, एक चीज से एग्री करेंगे, आपकी उस चीज की लेजिटिमेसी मीन्स उस चीज की अहमियत बढ़ जाएगी. उस आपके डिसीजन को, ये कहते हैं ना, एक सेकंड मिल जाएगा. अगर मैंने कोई डिसीजन लिया, मुझे उसको कोई इंडोर्समेंट मिल जाएगी, कोई मुझे इंडोर्स कर रहा है तो मुझे कह रहा है वाकई में तुम सही कर रहे हो. तो इंडोर्समेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत दफा हम बहुत सी चीजें करना चाह रहे होते हैं बट वी आर नॉट क्लियर, वी आर नॉट श्योर अबाउट इट. जब कोई चीज हमें कोई कहता नहीं यार सही कर रहे हो, ठीक कर रहे हो, दैट्स लाइक लेजिटिमेसी ऑफ आवर डिसीजन. कोई हमें कंफर्म करे, कोई हमें हमारे से एग्री करे, कोई हमें इसका कह रहा है कि ठीक है कर लो, सही काम कर रहे हो. बट अगेन देयर आर सम कॉन्स अटैच्ड टू दैट एज वेल. दैट्स डिसएडवांटेज. ग्रुप में कोई काम करने के लिए इट वुड बी वेरी टाइम कंज्यूमिंग बिकॉज हर बंदे का ओपिनियन, हर बंदे की एडवाइसेस, दैट अलॉट मल्टीपल ऑफ सॉल्यूशंस, then try to get the best solution out of it. It would be a difficult choice. Minority domination. बहुत दफा जो लोग कम in numbers, in figures, whatsoever, अगर for example एक organization में females कम है या males कम है, तो जो लोग majority में है, कहीं ना कहीं उनकी बात मान ली जाएगी. It could be just not females or male. It could be like in terms of like बहुत दफा minorities उनसे भी consider करते हैं in terms of religion, in terms of caste, in terms of ethnicity. Agar those people who are less in number,
बहुत दफ़ा उनकी बात नहीं मानी जाती, क्योंकि बिकॉज दे कुड नॉट हैव दैट वीटो पावर, दे कुड नॉट हैव दैट a lot of people to support them. Last but not the least is pressure to confirm. बहुत दफा ग्रुप में आपको एक दूसरे की वजह से एक दूसरे को एक्सेप्ट करना पड़ता है. अब मैं कोई काम कर रहा हूँ, मुझे ये बंदा पसंद नहीं है, मैं इसका काम नहीं करना चाह रहा, बट मेरी मजबूरी है कि मुझे इसका काम करना है. तो देयर इज अ प्रेशर ऑन मी टू एक्सेप्ट दैट पर्सन बिकॉज वी नीड टू वर्क कलेक्टिवली. काम तो हमें एक साथ ही करना है, चाहे हम खुशी खुशी करें या जैसे मर्जी करें. सो इट्स बेटर कि आप उस बंदे के साथ यू वर्क अलोंग, यू गो वेल, get along with each other so that the task is performed well. Last is ambiguous responsibility. Now what is ambiguous responsibility? अब जिस तरह बहुत सी दफा ग्रुप में काम करते हुए बहुत सी चीजें हम एलोकेट नहीं करते, हम असाइन नहीं करते, बट वो ऑटोमेटिकली वो हमारे पास आ जाती है. अब जिस तरह मैंने कहा, अगर एक स्टूडेंट से हमने अपना अपना काम कर लिया, एक बंदे ने रिपोर्ट कंपाइल करनी है, एक बंदे ने उसका बनाना है, स्लाइड्स बनानी है, तो हमने मे भी शुरू में ये क्लियर ना किया होगा किसने ये काम करना है रिपोर्ट कंपाइलेशन का, बट ऑटोमेटिकली एक बंदा कहेगा मैं कंपाइल करूंगा, एक बंदा कहेगा मैं इसको एडिट कर दूंगा, एक बंदा कहेगा मैं इसको प्रूफ रीड कर दूंगा. तो डेफिनेटली इट वुड बी एम्बिगुअस रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट वाज असाइन्ड एंड दैट वाज गिवन. सो बहुत से लोगों को ये भी लगता है कि यार हमें तो ये काम था नहीं, बट मुझे ये करना पड़े, तो दिस इज सम एक्स्ट्रा वर्क दैट आई हैव टू डू. दिस कुड बी आल्सो वन ऑफ द डिसएडवांटेज. So now there are some techniques for making more creative group decisions. This technique is basically called NGT. Now what is this technique? Nominal. So basically now what is nominal group technique? This technique is basically कि जब ग्रुप में कोई भी चीज आप डिसाइड कर रहे होते हो, कोई चीज आप फॉर्मुलेट कर रहे होते हो, तो आप हर बंदे की राय लेते हो. इट्स नॉट लाइक कि मैंने एक बंदे को सुना, दूसरे को नहीं सुना एंड आई जस्ट स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट. अगर आपको कोई टास्क दिया जाता है तो यू वुड लाइक टू लिसन एवरीवन्स ओपिनियन, एवरीवन्स व्यू पॉइंट ऑन दैट, एंड देन एट द एंड व्हेन एवरीवन हैज गिवन देयर ओपिनियंस, देयर एडवाइसेस, देन यू विल सेलेक्ट, देन यू विल डिसाइड कि क्या करना है. कोई भी डिस्कशन, कोई भी काम तब तक नहीं होगा जब तक सबकी ओपिनियन, सबकी एडवाइस नहीं आ जाएगी. दिस इज वन टेक्निक of creating or doing your work more effectively, more efficiently, by involving everyone, by taking input from everyone, so that कोई किसी को ये ना लगे कि यार मेरी आपने राय नहीं ली इस काम में, and we are still doing it. Another technique of doing it is electronic meetings. बहुत हम ऑर्गेनाइजेशन में भी हम जो टास्क दे रहे होते हैं, what we'll do, हम टास्क देने के बाद हम ईमेल एक्सचेंज कर रहे होते हैं, हम उसको डिस्कस कर रहे होते हैं, हम वैसे एक दूसरे को कॉल्स पे मे बी इलेक्ट्रॉनिक मीटिंग्स थ्रू भी डिस्कस करते हैं, ताकि हमारा जो ग्रुप है उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाए. लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज ब्रेनस्टॉर्मिंग. कोई काम भी अच्छा तब तक नहीं हो सकेगा जब तक उसमें लोगों की राय नहीं होगी. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम राइट नाउ टीचिंग, बट स्टिल इफ नोबडी, नो स्टूडेंट इज रिस्पॉन्डिंग मी और गिविंग मी आंसर, so I won't be clarified, I won't be knowing exactly कितने लोगों को समझ आई, because there is no brainstorming, there is nothing, no discussion is going on. People are not clear, maybe they don't want to discuss, they don't want to share, there could be a lot of things. So brainstorming is another very important perspective. Okay, so moving forward, group process में there is a concept there called conflict. Definitely कोई भी काम करोगे ग्रुप में conflict आएगा ही आएगा, चाहे वो conflict बहुत बड़ा है या बहुत छोटा है. So working in an organization there could be a lot of conflicts. Conflict is anything कि अगर मेरी जो perceived
थिंकिंग थी, कोई उस चीज से डिफर कर रहा है. देयर वुड बी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, देयर इज अ डिफरेंस ऑफ मे बी नेचर ऑफ लाइक कि वो बंदा कह रहा है ऐसे काम नहीं करना, उसका मे बी वर्किंग स्टाइल डिफरेंट है. So it's all conflict. So you want to contribute something? Okay. So traditional views like conflict should be avoided. जो हमारा ट्रेडिशनल व्यू ये कहता है कि conflict नहीं होना चाहिए. ह्यूमन रिलेशन व्यू के मुताबिक conflict is a natural thing, it's a inevitable, कि आप उसको नहीं रोक सकते. कुछ जगह पे फॉर एग्जाम्पल वही वाली बात है, जब 2 लोग काम करेंगे या 4 लोग काम करेंगे, there would be some clash of opinions. There could be difference of opinions. There would be like आपकी personality clash हो सकता है. So that's like a humanistic approach कि वहाँ conflict होगा ही होगा. Last but not the least is interactionist view. That's basically conflict is a positive force. इसके व्यू के मुताबिक conflict जब भी होता है it's a positive source, होना चाहिए. उसके होने से आपकी चीजों में clarity आती है, आपकी चीजों में आपको पता चलता है क्या चीज होनी चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, किसका क्या रोल है, किसका टास्क है. यू बिकम मोर क्लैरिफाइड अबाउट दैट. नाउ देयर आर सम कैटेगरीज. कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स जो अच्छे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उसको फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट्स कहते हैं, जो हमारे डिस्ट्रक्टिव नहीं कंस्ट्रक्टिव होते हैं. तो जो डिसफंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट होगा, फॉर एग्जाम्पल जिससे हमें कोई फायदा नहीं, जिससे हमें कोई लाइक आपस में बहस करने को कोई हमें उसका रिटर्न नहीं है, कोई हमें उसका आउटपुट नहीं है, दे आर ऑल डिस्ट्रक्टिव. इट शुड बी अवॉइडेड. सो इट्स बेसिकली लाइक कंस्ट्रक्टिव और फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट्स आर हेल्दी, दे शुड बी देयर. if there is difference of opinion or there is some change, maybe opinions about something, they're always and most welcome. But if it's something like personal or if something like बस आप करने के लिए कर रहे हो, it's all dysfunctional. Type of conflict में 3 चीजों की वजह से conflict होता है: task, relationship और process. क्या या तो मुझे टास्क नहीं पता, मुझे नहीं पता मेरे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या, मेरा क्या कंटेंट है, क्या गोल्स है, या मेरा रिलेशनशिप आपस में अपने कुलीग के साथ, अपने लोगों के साथ अच्छा नहीं है. लास्ट बट नॉट द लीस्ट आर योर प्रोसेसेस, कि आपके प्रोसेस सही काम नहीं कर रहे. दैट्स व्हाई देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट. यस हानिया. मैम इसमें जो प्रोसेस होता है इसमें मींस कोई ऑर्डर वगैरह होता है या हम लोग? सॉरी, कम अगेन. मैम ये जो प्रोसेस है जिसमें इन्होंने बताया, इसमें कोई ऑर्डर होता है या ये हम अपनी तरफ से इसमें चेंजेस कर सकते हैं? ये इट्स लाइक डिपेंडिंग ऑन द प्रॉब्लम, डिपेंडिंग ऑन द ग्रुप सिचुएशन. जिस तरह जो भी ग्रुप का जो भी चीजें हैं, आपको लगता है कि ये चीज आपके लिए कॉन्फ्लिक्ट है या कंस्ट्रक्टिव नहीं है, that could be considered as constructive. And if you feel it's destructive, that would be destructive. So it depends on the nature of the task organization needs. Also depends on your group structure as well as size, dynamic. जो भी चीज हमने पहले पढ़ी है, they're all combined together, and then we'll decide कि either it's a constructive thing or it's a destructive thing. Okay. जो हमने पिछली स्लाइड में बात की, डिस्ट्रक्टिव वर्सेस कंस्ट्रक्टिव वर्सेस टास्क, रोल एंड प्रोसेस, उसी का एलैबोरेशन है ये. नाउ दिस स्लाइड और दिस थिंग शोज, इफ वी सी अबाउट, एक मिनट, लेट मी ओपन दैट. ओके, कैन यू सी दिस कर्व? लेवल एंड ग्रुप परफॉर्मेंस, then level of conflicts. These are the 2 grids which we are like placed our this graph. Level of जो conflict है वो 3 चीजों से वजह से हो सकता है. Either it would be based on situation, either person or either the process. नंबर हमने जब सबसे पहले हमने कहा level of conflict type of conflict की वजह से है, या तो लोग काम नहीं करना चाह रहे, या काम करना चाह रहे हैं, या बिल्कुल भी they are not interested into. So we need to see that either it's a functional one or it's a dysfunctional one. Then comes the organizational characteristics in a group.
ऑर्गेनाइजेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स आर ऑल्सो सेम, कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या चीजें आप फॉलो कर रहे हो, क्या आपकी स्ट्रैटेजी है, क्या चीज आपकी पॉलिसी है, क्या SOPs हैं जिसके तहत आप काम कर रहे हो in terms of your like people, in resources as well as manpower. Last but not the least are your level of group performance में टास्क लेवल आप क्या परफॉर्म कर रहे हो, अच्छा है या नहीं है, प्रोसेसेस आपके कैसे हैं, एंड आपका रोल कितना उसके बारे में प्री डिफाइंड है, लोगों को पता है कि वो क्या काम कर रहे हैं. That's basically your group versus conflict performance. Yes, Shabir? Okay, so next comes the phase of process में हमने जो बात की ग्रुप्स में कॉन्फ्लिक्ट की, there are 5 techniques to manage that. We'll skip to the figure first and then we'll come one by one that what are these. Conflict management techniques 5 techniques होती हैं: forcing, avoiding, compromising, accommodating और collaborating. Force का जिस तरह मतलब से समझ आ रहा है कि आप कहोगे कि भाई मैं जीत जाऊं, you are being assertive in that and you are being uncooperative. हम किसी से cooperate नहीं करेंगे और मैं जो मैं कहूंगा बस अगले को वैसे करवाऊंगा. Forcefully I want to do my work. That's one conflict. Second way of doing it is like avoiding. मैं कहूंगा यार okay let it be. ना मैं आपके साथ cooperate करूंगा और ना मैं आपको कोई responsibility लूंगा. I just want to avoid that situation. ना मैं उसकी चीज काम करना चाह रहा हूँ, ना मैं वो करना चाह रहा हूँ, तो I just avoid that situation ताकि कोई problem create ही ना हो. Third is compromising. Because I value you, I value my co-workers, I value my maybe subordinates, my people, my class fellows, तो मैं compromise करूंगा. अच्छा, कुछ उसकी मानूंगा, कुछ अपनी मानूंगा ताकि मेरा काम conflict create ना और मैं काम कर सकूं अच्छे से. Fourth one is collaborating when both the things are very high. You people are very assertive, you know what to do, how to do, and still you are very cooperative as well. हम अपना फायदा भी देखेंगे और सामने वाले का भी फायदा देखेंगे, and then in a collaborative way we try to work on something. That's collaboration. Then comes a stage that's accommodation. Accommodation में क्या होता है कि हमारी कोई भी conflict आता है, कोई भी चीज होती है, आप अपने से ज्यादा दूसरे के बारे में सोचते हो. आप कहते हो नहीं यार ठीक है भाई खैर है, मैं कर लूंगा, बट मैं उसको नुकसान नहीं पहुंचाना चाह रहा, या मैं उससे लड़ाई नहीं करना चाह रहा, या मे बी मैं उससे डिसएग्री नहीं करना चाह रहा. That's why you accommodate according to the situation. So basically there are 5 techniques. Force करना किसी को जबरदस्ती, बिल्कुल अवॉइड कर देना, कॉम्प्रोमाइज करना, अच्छा ठीक है कर लेते हैं ऐसा, कोलैबोरेट दोनों का फायदा हो, या फिर अकोमोडेट कि तुम्हारा फायदा हो जाए मेरी खैर है. That's exactly written in our this topic as well. So now comes group task and group effectiveness. जिस तरह तुम लोगों ने देखा होगा बहुत से बड़े टास्क होते हैं या बहुत सफा जब मेजर डिसीजन लेने होते हैं तो हम इंटरडिपेंडेंट टास्क बना देते हैं. व्हाट विल डू, हम कहते हैं यार कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन तब होगी जब डिस्कशन होगी. जिस तरह अगर फॉर एग्जांपल वेरी गुड एग्जांपल वुड बी लाइक बहुत से टीचर्स प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स डाल रहे हैं. अब प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स का अभी तक जो मैंने फीडबैक सुना है इससे ये होता है कम्युनिकेशन डेफिनेटली टीचर ने रिकॉर्डिंग डाल दी, देयर वुड बी नो लाइव सेशन, तो जो चीजें क्वेश्चंस हैं आप कुछ पढ़ते हो आपके जहन में कुछ आता है वो स्किप हो जाते हैं, वो मिस हो जाती हैं, बिकॉज कुछ चीजें हमें जरूरी है हमें आपस में काम करने के लिए कि ताकि हमारी इफेक्टिवनेस एफिशिएंसी ज्यादा हो. अच्छा, लेकिन जिस तरह मैंने पहले कहा लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस में मे नॉट बी पॉसिबल कि हमें हर किसी के साथ वी कुड इजीली कम्युनिकेट, so it's better done if it would be done on online or on paper based or something else, ताकि हमारी जो हाई कॉम्प्लेक्स नेचर टास्क हैं या ऐसी चीजें जिसमें हमें बहुत ज्यादा फोकस करना है हम इजीली कर सकें. लास्ट comes in controlled conflict.
again this concept is how much you are able to work in a controlled environment. ग्रुप में जब काम कर रहे हो, ग्रुप मेंबर एक साथ काम कर रहे हैं, आप कितने इंटरेक्टिव हो, आप कितने अच्छी तरीके से काम करना चाह रहे हो. पीपल हु आर लाइक जो बहुत ज्यादा, जैसे फॉर एग्जांपल मेरी किसी से नहीं बनी और जब मैंने नहीं बनी तो बस मैंने कहा काम नहीं करूंगा, मैं जो मर्जी कर लूँ. दिस वोंट बी कंट्रोल्ड कॉन्फ्लिक्ट बिकॉज उससे मेरा काम अफेक्ट हो रहा है, मेरा टास्क अफेक्ट हो रहा है. तो जब आपका टास्क अफेक्ट हो रहा है, दैट मीन्स your group building, your group structuring was not that much effective. You were not able to formulate a good group. Now these are some advantages of teams. Teams outform in अब हमने पहले हमने बात की थी ग्रुप्स की, अब हम आते हैं टीम्स पे. अब टीम्स का क्या फायदा है? टीम्स डेफिनेटली इंडिविजुअल्स से ज्यादा अच्छा काम कर सकती है, डेफिनेटली, because a lot of people when comes in for their ideas, आपके पास बहुत से solutions, बहुत सी चीजें आ सकती हैं. Sorry. Teams are more flexible and responsive. What does that mean? Teams responsible कैसे ज्यादा होती हैं as compared to group? Any idea कि टीम ज्यादा इफेक्टिव कैसे है? Okay. Team are more flexible or responsive in the sense कि बहुत दफा जब हम लोग when we are working in a task or in a thing, आपको कोई चीज आ गई, आपको उसको उस टाइम पे सॉल्व आउट करना है, आपको कोई चीज उसका कोई मे बी सोल्यूशन निकालना है, तो यू नीड टू बी फ्लेक्सिबल इनफ कि अगर कोई ऐसी चीज आ जाती है, आपको किस तरह काम करना है, आपको अपने आप को किस तरह लेके चलना है. फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ वेरी लाइक क्विक प्रोसेस और क्विक व्यू ऑफ दैट वुड बी कि जब एडवांटेज टीम का क्या है, आपकी टीम ने, जिस तरह हमने पहले ग्रुप के 5 स्टेजेस पढ़ी थी, इस तरह टीम की वही है. टीम ने काम किया, काम खत्म हो गया, they disband, they dislocate each other, they are no more team members of each other. That's also one of the major aspects, that's also major advantage of a team. जब तक काम है तब तक टीम है, जब काम खत्म हो गया तो आपका रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी खत्म होगी इस चीज के लिए. ओके, अभी तक हमने सारी जितनी बात की थी, हमने बात की है रिगार्डिंग ग्रुप. नाउ वी आर कमिंग ऑन द स्टेज दैट इज अबाउट टीम. सो बेसिकली टीम में एक कॉमन स्पेसिफिक गोल होता है और हर बंदा उस कॉमन स्पेसिफिक गोल के लिए काम कर रहा होता है. अब तुम लोग कहोगे कि मैम ग्रुप में भी तो यही होता है कि हमें टास्क मिलता है और सब वही काम कर होते हैं, तो व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन अ टीम एंड अ ग्रुप? So basically a group is more intensely joined together because they are interdependent on each other. ग्रुप में हर बंदा इंडिपेंडेंटली अपना काम करता है, टीम में हर बंदा इंटरडिपेंडेंट काम करता है एक दूसरे की वजह से. जब तक ये काम होगा अगला ये करेगा तो अगला ये करेगा. सो इट्स अ टीम एफर्ट, इट्स अ जॉइंट टीम एफर्ट. हमने जिस तरह पहले बात की थी, प्रॉब्लम सॉल्विंग टीम्स होती है ऑर्गेनाइजेशन में, सेल्फ मैनेजमेंट टीम्स होती हैं, क्रॉस फंक्शनल टीम्स होती हैं, वर्चुअल टीम्स होती हैं. जिस तरह आजकल की सिचुएशन में एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैव डेवलप्ड देयर वर्चुअल टीम्स. आईटी डिपार्टमेंट, आईटी सपोर्ट टीम है कि कोई मसला भी होगा, दे आर द पीपल हु यू नीड टू कांटेक्ट whether using any other technology. So these are some of the differences among teams and works. I'll just go through one by one. Team में leadership is shared. Group में only one leader is there. टीम में everybody is accountable to themselves. उनको पता है कि मेरा क्या काम है, क्या चीज़ है, मैं क्यों काम कर रहा हूँ. ग्रुप में आप सिर्फ और सिर्फ अपने पे होते ना कि टीम पे, आपको सिर्फ अपनी परवाह होती है ग्रुप में. क्रिएट स्पेसिफिक पर्पस, इसमें कोई पर्पस इतना नहीं होता, ब्रॉडर टर्म में आप ग्रुप में करते हो. कलेक्टिवली काम जब होता है तो ज्यादा अच्छे तरीके से होता है, वहां पे आप काम ग्रुप में इंडिविजुअली कर रहे होते हो. कलेक्टिवली जितना अच्छा काम होगा डेफिनेटली उसकी आउटपुट भी उतनी अच्छी होगी. वहां पे जब आप इंडिविजुअली काम करते हो मे बी आपकी आउटपुट उतनी अच्छी ना हो जितनी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो. Last is work is decided upon and
ड्रोव टुगेदर। आप जो चीज करोगे, जो चीज डिसाइड होगी, काम वैसा ही होगा। द सेम इज द केस विद ग्रुप। काम तो वैसा होगा, बट कुछ दफा, बहुत दफा ये भी होता है कि आपकी एफिशिएंसी परफॉर्मेंस वैसी नहीं आती, बिकॉज लोग अपने बारे में इंडिविजुअली ज्यादा सोच रहे होते हैं एज कम्पेयर टू आवर ग्रुप, एज कम्पेयर टू आवर टीम। Any question, any problem? नो मैम। Okay. जिस तरह हमने ग्रुप्स में बात की थी, इस तरह टीम्स में भी हमने कहा प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है। जो कोई प्रॉब्लम आता है किसी भी डिपार्टमेंट में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, जहाँ पे भी आपको जरूरत है, वो वहाँ पे उस चीज को सॉल्व आउट करती हैं, वो सोल्यूशन निकालती हैं। और हमने जिस तरह पहले बात की, सेल्फ एरियर टीम्स, उनको कोई मैनेजर नहीं चाहिए होता, कोई बॉस नहीं चाहिए होता, दे आर जस्ट वर्किंग ऑन देयर टास्क, एंड व्हेन टास्क गेट्स डन, टास्क गेट्स कंप्लीटेड, दे disband, they dis or disassemble themselves, or they just like finished it up, or it's just over. Another one is cross functional team में, जिस तरह हमने पहले कहा, different departments के लोग आके जब काम करते हैं, it's a hybrid grouping of individuals। सिर्फ एक जगह के काम नहीं कर रहे होते, different departments के different लोग आपस में cross functional team बना लेते हैं across the departments to work along। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगेन से मैंने कहा, वर्चुअल टीम्स आजकल बन गई हैं ऑर्गेनाइजेशंस में, हर लोगों का आईटी सपोर्ट टीम्स बन गई हैं कि अगर कोई भी चीज आपको कंप्यूटर रिलेटेड कोई मसला आता है, कोई चीज भी आती है, इवन स्टूडेंट्स, एलएमएस हो गया, सीबीए हो गया, यू आर हैविंग एनी प्रॉब्लम, यू कैन कॉन्टेक्ट दोज डेजिग्नेटेड पीपल। ओके, सो नाउ देयर कम्स अ क्वेश्चन कि एक टीम की इफेक्टिवनेस किन किन चीजों को देखती है। नंबर वन, आपके ऑब्जेक्टिव्स कितने क्लियर हैं, कितना आपको पता है कि मुझे क्या करना है, मेरे गोल्स कितने अलाइंड हैं, तभी डेफिनेटली मैं काम अच्छा करूंगा। मेरी स्किल सेट कितना आपस में मैच कर रहा है, मैं एक दूसरे को बैक बाइटिंग तो नहीं कर रहा, मैं एक दूसरे की लेग पुलिंग तो नहीं कर रहा, देन आई एम गोइंग टू बी मोर सक्सेसफुल। म्यूचुअल ट्रस्ट होना चाहिए, कमिटमेंट होनी चाहिए, कम्युनिकेशन आपकी इफेक्टिव होनी चाहिए, एक दूसरे से जब निगोशिएट करो, दैट शुड बी आल्सो इफेक्टिव। इट्स नॉट लाइक कि मैं बस लड़ाई करने के लिए, कन्फ्लिक्ट करने के लिए आई एम निगोशिएटिंग, बट एट द एंड ऑफ द डे it's your loss, it's organization loss. Leadership, choose your leader wisely, you choose your leader appropriately, because sometimes leader की वजह से बहुत से लोग काम नहीं कर पा रहे होते। Internal support, another very important aspect। जब तक ऑर्गेनाइजेशन को इंटरनल सपोर्ट नहीं मिलेगा, ऑर्गेनाइजेशन अच्छा काम नहीं कर सकेंगी। सेम इज द केस विद एक्सटर्नल वन, जो आपकी इन्वायरमेंट है, आपके पेस्टल, जैसे हमने कहा पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, जब तक ये चीजें भी सारी इफेक्टिव नहीं होंगी। जिस तरह अगर आजकल हम कहें हमारा टीम वर्क इतना स्ट्रॉन्ग उस तरह नहीं रहा जिस तरह पहले था, बिकॉज फिजिकली वी आर ऑल डिस्टेंट, वी कुड नॉट सपोर्ट ईच अदर थ्रू, लाइक मे बी कोई प्रॉब्लम है, कोई डिफिकल्टी है, तो उस तरह अच्छी तरीके से नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ दिस कोविड सिचुएशन। Now there are some characteristics of effective teams। जिस तरह पहले हमने ग्रुप्स की बात की थी, इस तरह कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज या कैरेक्टरिस्टिक्स इसके भी हैं। नंबर वन, क्लैरिटी होनी चाहिए आपको गोल्स की। यू शुड बी नोइंग क्या आपके पास आपके इंटरपर्सनल स्किल्स हैं, क्या रिलेशनशिप स्किल्स हैं, इन टर्म्स ऑफ लाइक कौन सा बंदा, मे बी किसी के ह्यूमन स्किल्स बहुत अच्छे होते हैं, किसी के टेक्निकल, किसी के इंटरपर्सनल, किसी के निगोशिएटिंग स्किल्स। Depending on the requirement, depending on the need, you need to ally up, you need to tie up. Respect, very important respect while working in anywhere, either it's a team or it's a group। जब तक इज्जत नहीं दोगे तब तक काम नहीं होगा। कमिटमेंट, हर बंदा ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करे, ना कि अपने इंडिविजुअल बेनिफिट के लिए। टीम इफेक्टिव तब होगी जब हर बंदा यूनाइटेडली, यूनिफाइडली, कमिटेडली वुड बी वर्किंग अंडर वन predefined objective। Lastly, negotiation skills आपकी effective होनी चाहिए। आप अच्छा टीम को तब मैनेज कर सकते हो जब आपको कोई ना कोई इस तरह की बैड इंसिडेंट हो गया, कुछ ऐसी चीज हो गई है, आपस में आपको अपने ग्रुप को डिफाई करना है या डिफेंड करना है, you should be having a strong negotiating skill। Any person who is in that field should be hired along you so that it would be done in a better way।
So internal and external both should be supportive environment तो ताकि आपकी टीम का काम अच्छा हो. Now, very important perspective is current challenges. आजकल के टाइम पे टीम मैनेजमेंट में या ग्रुप मैनेजमेंट में क्या चैलेंज फेस करती है ऑर्गेनाइजेशन. नंबर 1, cooperation with each other. अगर आप cooperate नहीं करोगे तो definitely there would be a problem. Number 2 is information sharing. मेरे पास कोई information है, मैंने अपने colleagues को नहीं बता रही, मैं अपने बाकी group members को नहीं बता रही, मैं बस अपने marks के लिए मैं बाकी सबको नुकसान कर रही हूँ, तो definitely it would be very difficult to work along to do work with some person. Number 3 is confront differences. ऑल द टाइम अगर आप एक दूसरे को सिर्फ कन्फ्रंट करते रहो, दूसरे को नहीं यार ये नहीं हो रहा है, तुम ये नहीं करे, तुम ये नहीं करे, एक दूसरे को पिन पॉइंट करते रहो, तो डेफिनेटली इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज ग्लोबल टीम्स और इवन नेशनल टीम्स. नेक्स्ट इज द इंटरेस्ट ऑफ द, जिस तरह मैंने पहले बात की, यू ऑलवेज वर्क फॉर द ग्रेटर इंटरेस्ट. Now, greater interest means आप कोई भी काम करो ऑर्गेनाइजेशन के फायदे के लिए करो, ना कि अपने फायदे के लिए, कि मैं ये काम कर रही हूँ, टास्क परफॉर्म इसलिए करी क्योंकि मेरी ऑर्गेनाइजेशन को इससे फायदा होगा. तो यू थिंक अबाउट देमसेल्फ रादर देन थिंकिंग अबाउट योर ओन सेल्फ. So one has to manage some of the global teams. वही वाली बात है, अगर चाहे ये ग्लोबल हो, चाहे नेशनल हो, चाहे किसी एक रूम में हो आपके, जिस तरह फॉर एग्जांपल मैं कहूँ नेशनल लेवल पे एक ही लोकेशन पे हो, एवरी ग्रुप मेंबर रिक्वायर सम, अपने बाकी ग्रुप मेंबर से कुछ ना कुछ आपके कल्चरल डिफरेंसेस होते हैं. एवरीवन रिक्वायर कि आप सब चीज़ों में एक्सेप्टेबिलिटी आए. एक्सेप्टेबिलिटी तब आएगी व्हेन यू पीपल गेट अलोंग, व्हेन यू पीपल वर्क अलोंग. अवॉइड स्टीरियोटाइपिंग. मैं अगर हर किसी को अकॉर्डिंग टू एथनिसिटी, में भी रिलीजन, में भी कास्ट, अगर मैं इन चीज़ों की वजह से एक दूसरे से काम करना छोड़ दूंगी ना, तो डेफिनेटली आई वोंट बी एबल टू वर्क अलोंग, बिकॉज आई हैव टू बी अ ओपन माइंडेड पर्सन. मैं किसी को किसी के कलर की, रेस की वजह से, किसी को मे बी किसी की कोई ऐसी बात है से आई शुड नॉट स्टीरियोटाइप. So group structure में we have discussed about conformity. जितनी conformity अच्छी होगी उतना group structuring अच्छी होगी. जब कम होगी तो definitely less group thinking भी कम होगी, because people would be knowing कि उन्होंने खुद काम करके कि ये काम करना है. Status, again, status is one of the important perspective in terms of your position, designation in the organization, कि आपने क्या काम किस तरह करना है. जिस तरह हमने पहले बात की थी सोशल लॉफिंग की, सोशल लॉफिंग इज एन इमर्जिंग ट्रेंड, दिस इमर्जिंग वर्ड. उसमें क्या होता है कि जो लोग, बहुत से लोग काम नहीं करते कलेक्टिवली बट अपना नाम डलवा देते हैं, बट जब इंडिविजुअली उनको करना पड़ता है तो एक्चुअली दे डू देयर वर्क ऑन दैट टाइम. Last but not the least is the communicator, sensitized to the type of global team to use. You as the manager, you being the boss, need to decide कि मैं कौन सा टूल, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करूं ताकि मैं अपनी टीम को अच्छी तरह मैनेज कर सकूं. जिस तरह आजकल बहुत से लोग, जिस तरह जूम यूज कर रहे हैं, ब्लू बटन का एक सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, देयर इज अनदर कॉल्ड गूगल प्लस, सो इवन स्काइप. सो ऑल दीज प्लेटफॉर्म्स आर बीइंग यूज्ड ताकि हम कम्युनिकेशन को मोर इफेक्टिव, मोर हेल्पफुल कर सकें. So now there are some drawbacks to that as well. मे बी किसी बंदे को दूसरा पसंद नहीं है, डिसलाइक आ जाए, मे बी मिसट्रस्ट क्रिएट हो जाए, मे बी स्टीरियोटाइपिंग करो आप, कोई कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम है, सही, स्ट्रेस एंड टेंशन. ऑल दीज थिंग्स आर द problems or all the things that can be having the drawback in terms of global teams. But again, जहाँ drawbacks होते हैं, जहाँ पे cons होते हैं, some pros भी होते हैं, कोई advantage भी होता है. ग्लोबल टीम में सबसे बड़ा फायदा क्या, हमारे पास डाइवर्सिटी आती है, आइडियाज आती हैं. इट्स नॉट जस्ट लाइक 10 लोगों ने, 20 लोगों ने आइडिया दिया, मे बी हजारों में, मे बी इन हंड्रेड्स पीपल वुड बी एडवाइसिंग, वी विल बी implementing something. A lot of perspective, a lot of unique maybe culture, maybe ideas. So that's how the global team works along.
हमने स्टार्टिंग में एक वर्ड पढ़ा था सोशल डिस्टेंसिंग का और सोशल नेटवर्क्स का. So now understanding this social networks in a group or team dynamics is basically कि आप किस तरह काम करते हो, क्या hindrance हैं, क्या challenges है you need to work or you need to get along. बहुत से दफ़ा बहुत से लोगों को different challenges आ सकती हैं. बहुत से लोग ये कहते हैं कि यार हमारे ग्रुप की वजह से ये हम काम नहीं कर पाए, या मेरा ग्रुप ये इतना इफेक्टिव नहीं है, मे बी वो इतना ज़्यादा फोकस नहीं गोल अटेनमेंट की तरफ, दैट्स व्हाई आई एम नॉट एबल टू डिलीवर, आई एम नॉट एबल टू वर्क. सो अंडरस्टैंडिंग योर सोशल नीड्स इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. जब मैं ग्रुप में या टीम में काम कर रहा हूँ तो मुझे हर बंदे को लेके चलना है कि कौन किस तरह क्या कितना इफेक्टिवली कितना एफिशिएंटली काम कर रहा है या क्या कर सकता है, क्योंकि मुझे अपने गोल को कंप्लीट करना है. सर मैंने स्टार्टिंग में एग्जांपल दी कि हमारे जो सोशल मीडिया के जितने प्लेटफॉर्म्स हैं दे आर प्लेइंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस. क्या अगर आपके जितने लोग सोशल मीडिया पर प्रेजेंस है, आपकी लाइव हो, आप मे बी अ ब्लॉगर हो, मे बी व्हाट्सएवर वेबसाइट आपकी, सो आपको यू नीड टू सी दैट कि आपके गोल्स अलाइंड हो रहे हैं, आप जो चीज़ कहना चाह रहे हो वो कस्टमर तक डिलीवर हो रही है नहीं हो रही. either there are some maybe loopholes, some differences, so you need to fix those, you need to clarify those. Any problem, any question till now? ऐसी कोई चीज जो समझ ना आ रही हो, कोई कॉन्सेप्ट जो ग्रुप. Thank you so much for staying with us. Do subscribe to my channel and I hope you like my videos. Stay tuned, stay safe, take care.